सर ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, चलिए नितिन नवीन की बताइए सर। पहले तो नए अध्यक्ष बने हैं तो थोड़ी बधाई तो दे दीजिए सर। नहीं नहीं, उनको हम लोगों ने तभी बधाई दी थी, और अब तो मतलब ऑफिशियल, पहले तो कार्यकारी बने थे तभी बधाई दे दी थी, तो अब तो वो बन ही गए। और भाई बीजेपी जिसको बनाना चाहती है उसको कथित चुनाव से बनवा देती है। चुनाव ऐसा होता है जिसमें कोई पूरे देश में खड़ा ही नहीं होता। कांग्रेस तक में कम से कम शशि थरूर खड़े हो जाते हैं, हारे भले। उसके पहले एक दूसरा वो जो था, दो भाई हैं जो टेलीविजन पे रहते हैं, उसमें से एक भाई अपना नॉमिनेशन कर रहा था, अब वो बीजेपी का प्रवक्ता है। तो कुछ ना कुछ उसमें होती है, दूसरी राय आ जाती है। लेकिन यहाँ तो इसलिए कि ये बिल्कुल लोकतांत्रिक दल है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं आती। इसमें एक चाल का अनुवर्ती वाला सिस्टम है, तो जो तय होता है तो वही तय है, नीचे तक लोग मान लेते हैं उसको। तो नवीन जी जिंदाबाद, और अच्छी बात है, बहुत नए खून है, बिहार से आए हैं। उत्तर भारत को एक और मौका मिला है। आए तो नड्डा साहब भी उत्तर भारत से ही थे, एक तरह से पूर्वोत्तर उत्तर भारत से, पूर्वोत्तर नहीं इधर, तो ये हिमाचल से थे वो। तो ये जो है अब नई टीम बनेगी, तो बहुत सारे, ये मोदी जी के स्टाइल है। गुजरात में उन्होंने इस प्रयोग को लगातार किया है कि वो एक साथ सारे मंत्रियों को हटा देते हैं, मुख्यमंत्री को भी हटा देते हैं। इससे पहले कि कोई जरा भी लोकप्रियता का जो वो बना हुआ है छत्रप, उस छत्रप में से एक कील भी कोई नहीं ले सके लोकप्रियता की। वो सब जगह सिर्फ एक नाम लिखा रहे, मोदी 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 मोदी, हर छत पे, चाहे वो प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत का हो, विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, प्रधानमंत्री का हो और पार्टी अध्यक्ष का हो, सब चुनाव में एक ही शब्द चलेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि बीच में इन सब लोगों को ढक्कन करते रहिए। तो वो ढक्कन करने का प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने अब यहाँ ऑर्गेनाइजेशन को ढक्कन कर दिया है। अब नए सिरे से बनेगा सब, जो बिल्कुल पुराने जो भी कलाकार रहे होंगे एक दो को, जिनकी जरूरत होगी उनको छोड़ के बाकी सब नए आएंगे, ऐसी खबरें आ रही। तो भाई उनका संगठन है, उनकी सहमति है, ये उनका लोकतंत्र है। हम लोग इसमें सिवाय उनको बधाई देने के और क्या रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, हम लोग सर उस दिन साथ ही थे डिबेट में जब ये नाम की घोषणा हुई थी, हम लोगों ने चर्चा भी की। लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप यूपी में हैं, तो सर उत्तर प्रदेश पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर भी एक जो मुख्यमंत्री हैं वो तो खुद ही प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, तो उनकी बिल्कुल संभावना पर कोई असर पड़ेगा या उनकी ताकत कुछ कम होगी? ये तो बिल्कुल यस मैन होंगे मुझे लगता है अमित शाह के, नितिन नहीं नवीन के। नहीं, जो जो नड्डा साहब थे वो भी वाई मैन नहीं थे, वही वो भी यस मैन ही थे, और यस मैन ही होते रहेंगे। वो हमारे कुछ पत्रकारों को खाम ख्याली थी कि आरएसएस ये कर रहा है, वो कर रहा है, रोक देगा और बदल देगा, और अड़चन हो गई है और झगड़ा हो गया है। वो सब कुछ नहीं, ये साबित हो गया ऐसा कुछ नहीं था, और ये हम लोगों की कल्पनाएं थी। तो बिल्कुल यसमैन ही रहना है, यसमैन के लिए लाए गए हैं। यसमैन रहने के अलावा वहां कोई और विकल्प है ही नहीं। नहीं, पर योगी के लिए क्या असर होगा सर? नहीं नहीं, योगी जी के यहाँ तो पहले से वो एक दूसरे सज्जन को, दूसरे यसमैन को ला चुके हैं, जो योगी जी के इलाके के ही हैं, और वो पिछड़ी जाति से आते हैं। तो वहां अलग काम चल रहा है। योगी जी की वो जो संभावना थी, वो संभावना फिलहाल उस जोश में नहीं है जिस जोश में हुआ करती थी। अभी वो यही है कि तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 27 में, अगर इसमें कोई अड़चन ना आवे। अभी उनका लक्ष्य एकदम सीधे है और वो उसी पे चल रहे हैं। इस समय वो प्रधानमंत्री के लिए हैट नहीं फेंक रहे हैं, क्योंकि पिछले एक साल में ये जो मामला था कि आरएसएस कुछ और सोचता है और फलाना कुछ और करता है, वो सब चीजें रियलिटी बाइट में सामने ये आया कि वो सब गलत बातें थी। तो जब वो गलत बातें थी तो योगी जी के इस हैट फेंकने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अभी जो डिस्पेंसेशन है उसका कब्जा एब्सोल्यूट है एकदम, और उसमें कोई किसी किस्म की शंका करने का कोई हमारे पास आधार नहीं है। झूठ मूठ में व्यू बढ़ाने के लिए हम गलत बात बोले तो बोल सकते हैं। पर योगी के लिए संभावनाएं कम होती चली जा रही हैं। योगी के लिए मैक्सिमम संभावना यही है कि तीसरी बार भी वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पे पेश किए जाए। ये तो चैलेंज। पर एक बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी सर, आपकी राय तो मैं जरूर जानना चाहूंगा। भाई मायावती की पार्टी में वो अकेली फैसला करती हैं, अखिलेश की पार्टी में अकेले करते हैं, तेजस्वी की पार्टी में अकेले करते हैं, बीजेपी में कम से कम 2 लोग तो करते हैं सर। मानते हैं, बिल्कुल, ये इतना डेमोक्रेसी नहीं है क्या? लोकतंत्र है बीजेपी में।
बीजेपी ने लोकतंत्र को स्थापित किया है, 2 लोग फैसला करते हैं, बाकी सब पार्टियों में एक आदमी करता है। इसके लिए बीजेपी को 2 सल्यूट मैं भी कर देता हूं। भाई डीएमके में अकेले स्टालिन कर लेते हैं, सब पार्टी में देखिए, ममता बनर्जी वो अकेले कर लेते हैं। एक जमाने में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह बढ़िया भाषण देते थे। बाद में तो चूंकि वो उनकी पार्टी ने भी सबसे अलायंस फलायंस कर लिया, तो वो भाषण उनका विचारों का गायब होना पड़ा उसे। लेकिन वो है वीडियो सब जगह, जिसमें वो बताते थे कि सब प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां हैं, और एक्चुअली तो उनको बताना था कि ये सब प्रोप्राइटरी पार्टियां हैं। लेकिन वो प्राइवेट लिमिटेड कहते थे और खूब उस पर तालियां बजती थी और सबको बताते थे कि कैसे कैसे सारे दलों के बारे में। तो एक्चुअली वही है, ये प्रोप्राइटरी पार्टियां हैं। और इसमें जो है सिर्फ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतांत्रिक है कि उसमें 2 लोग फैसला लेते हैं, 2 लोग करते हैं ना सर, बाकी सब प्रोप्राइटरी पार्टी है। सब में एक ही जी। करता है। तो सर ये सर देवेंद्र फडणवीस को भी कह रहे हैं लोग कि प्रधानमंत्री बनेंगे। वो देखिए, उसकी वजह है कि 40% टैक्स हमारा महाराष्ट्र से 35 से 40% आता है। हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, इसलिए। और वो सवर्ण जाति में ब्राह्मण जाति से आते हैं। ब्राह्मण्स का हैट हमेशा ही बड़ा रहता है किसी भी दूसरे से। सामाजिक स्थिति हमारी ऐसी है और उनका दावा रहता है। परिस्थितियां बदली 89 के बाद, 90 में जब मंडल कमीशन घोषित हो गया, उसके बाद बहुत जगह परिवर्तन हुए और उत्तर भारत में, मध्य भारत में सब जगह जो मुख्यमंत्री वगैरह हुए उनको दूसरे समाजों से लेना पड़ा। पहले भी एक आध बार आते थे, लेकिन ज्यादातर वो लोग वही लोग डील करते थे। तो अब राजनीतिक रूप से तो समझौता हो गया है, लेकिन अभी भी जो संस्कृति है, शिक्षा है, धर्म है, और सरकार चलाने का जो तंत्र है, इसमें उनका अभी बहुमत, प्रचंड बहुमत है। इस लिहाज से हमेशा एक ब्राह्मण दावेदारी तो बनी ही रहेगी भारत के जो भी राजनीतिक हमारा स्ट्रक्चर है। और देवेंद्र फडणवीस उसमें इस समय सबसे बेहतर दावेदार की पोजीशन में है, क्योंकि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने बहुत बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। लोकसभा में उनकी पार्टी पराजित भी हो गई थी, लेकिन उन्होंने विधानसभा में उसको वापस कर लिया और अभी जो स्थानीय चुनाव हुए हैं उसमें भी वो बहुत अच्छी पोजीशन में है। अकेले ही वो अब वहां इस लायक हो गए हैं कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर उनकी दावेदारी रोज बढ़ेगी, तुलनात्मक रूप में किसी भी दूसरे से ज्यादा बड़ी है। क्योंकि देखिए, अल्टीमेटली तो देश या हमारा समाज, जो हमारे जैसे समाज है, उसमें कैपिटलिस्टों की भूमिका को हम अगर उसका जिक्र न करें तो उसका कोई मतलब नहीं। कारपोरेट्स की जो भूमिका है, और हमारे देश में तो क्रोनी कैपिटलिस्ट जो है सबसे ऊपर है, उनकी जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण है और हमें देखना चाहिए कि वो कहाँ और किसके साथ है। तो वो एक भूमिका कब कहाँ किसके साथ है, अभी तो सब प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के साथ है, इसलिए इस तरह की कोई शंका करने की जगह नहीं। जी सर, हम लोग तो ये थी हमारी बातचीत शीतल पी सिंह जी के साथ। देखिए, अलग-अलग मुद्दों पर हम लोग उनसे बात करते हैं ताकि उनका जो व्यू पॉइंट है, वरिष्ठ पत्रकार हैं शीतल सिंह जी, आप जानते ही हैं, और उनका व्यू पॉइंट हम लोग डिफरेंट इश्यूज़ पर ले सकें, ताकि हमारे दर्शकों को और क्लैरिटी आए जो भी इश्यूज़ इस वक़्त हैं। नितिन नवीन का एक इश्यू है, नितिन नवीन भाई नए-नए अध्यक्ष बने हैं, तो ज़ाहिर है चर्चा में हैं और उनको फ्यूचर में किस तरीके से पार्टी को लीड करेंगे, क्या वाक़ई में वो मजबूत ताकतवर नेता हैं, इसलिए बनाया गया है, या फिर एक कठपुतली अध्यक्ष वो रहेंगे? ये तमाम सवाल हैं, जिनका जवाब बेबाकी के साथ शीतल सिंह जी ने दिया। उन्होंने बताया कि देवेंद्र फडणवीस भी कैसे एक मजबूत नेता के तौर पर उभर रहे हैं और वो कैसे पार्टी में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं या कंटेंडर हो सकते हैं। क्योंकि बम्बई से आते हैं और बम्बई तो आप जानते हैं कि देश में महानगर है, लेकिन मायानगरी होने के साथ-साथ वो फाइनेंशियल कैपिटल भी है, तो ज़ाहिर है उसका एक असर रहता है। तमाम इश्यूज़ पर हम लोग उनसे बात करते हैं। हमने इस बातचीत के दौरान हमने उनसे बात की जो एचपीएससी का इश्यू है, उस पर भी हमने बातचीत की। हमने उनसे बातचीत की जो एम्स में जो हमने स्टोरी की थी, उस स्टोरी में जो अलग-अलग मसाइल उठे थे, कैसे एम्स के बाहर जो लोग परेशान हैं, उस पर भी उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। ट्रंप प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है और विश्व भर में जो ट्रंप इस वक़्त एक
दरोगा की तरह काम कर रहे हैं, उस पर भी हम लोगों ने बातचीत की। गाजा का जो पीस प्रोसेस है उस विषय पर भी उन्होंने अपने बात रखी है। तो तमाम अलग अलग जो इश्यूज हैं उन पर हम लोगों ने शीतल सिंह जी से बात की, और हम लोग देखिए इस तरह की बातचीत करते रहेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में व्यूज हमें जरूर बताइए, आपकी राय क्या है, आपकी ओपिनियन क्या है, वो जरूर हमें लिखिए, जिससे हम लोगों को फिर एहसास रहेगा कि हम लोग किस तरह की वीडियोस बनाएं, कैसे और ज्यादा वीडियोस बना के हम लोग जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं उन लोगों के विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहें। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन कर लें अगर आपका संभव हो तो। उससे हमें आर्थिक मदद मिलती है, आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता, आप जानते हैं हमारे लिए कितना बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। तो अगर संभव है तो जरूर हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।